तो आज के वीडियो में सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 9 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं और ये मानवा एक्सप्लेन है तो एनिमी से थोड़ा इधर उधर हो सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप लोग सोलो लेवलिंग के फैन हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर नेक्स्ट एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था संग जिनवू ने आखिरकार डेमन किंग बारान को हरा दिया है एंड अब उसके पास मौजूद है हॉली वाटर ऑफ लाइफ, जिससे वो अपने मॉम को इटर्नल स्लीप से जगाने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर के शुरुआत में बेग यूनहो एंड एस रैंक किलर मिन बियोंगू एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। मिन बियोंगू वो पहला एस रैंक हंटर है जिसने हंटर जॉब से रिटायर ले लिया 3 बार जेजू आइसलैंड में रेड मार के फेल होने के बाद। बियोंगू बेग यूनहो से पूछता है तो क्या तुम सच में जा रहे हो, तुम्हें पता है ना यूनसुक की मृत्यु कैसे हुई थी। इस पर बेग यूनहो कहता है इसलिए मुझे जाना होगा, अगर हम मॉन्स्टर एंट्स को ऐसे ही छोड़ देंगे तो एंटायर कोरिया सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा वो लोग। बियोंगू कहता है तुम कब से इतना देशभक्त बन गए। वो कहता है अगर तुम मुझे यह कन्विंस करने के लिए आए हो तो आई एम सॉरी, मैं कभी नहीं जाऊंगा जेजू आइसलैंड में। बेग यूनहो कहता है मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें दोबारा देख भी पाऊंगा या नहीं। इसे सुनकर तो बियोंगू शॉक होता है, बट वो कहता है मैं अपनी टीचिंग सर्टिफिकेशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और मैं एक ऑर्डिनरी सिविल सर्वेंट बन के यहाँ पर रहने की प्लान कर रहा हूँ। तुम्हें शायद पता होगा योजिन गिल के बारे में, उनके जैसे बहुत सारे गिल ने मुझे रिक्रूट करने का डील किया है, बट जिस जगह पर खून बहता हो वो जगह मेरे लिए नहीं है, तो मैंने डिसाइड किया मैं कोरियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत अच्छा होगा कि युद्ध केवल इतिहास की किताबों तक ही सीमित रहे। ये बात सुनकर बेग यूनहो को तो बहुत अच्छा लगता है एंड वो अपने मन सोचता है सच में इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के बजाय अपने लाइफ को प्यार मोहब्बत से बिताना पसंद करते हैं। जो भी हो सीन चेंज होता है हॉस्पिटल पर। हम देखते हैं संग जिनवू हॉस्पिटल के खिड़की से अपने मॉम की रूम पर आता है। वो अपने मन में कहता है अगर मैं यहाँ पर गलती कर दूं तो शायद मैं इसे ठीक नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है मॉम हॉली वाटर लाइफ को पीने में सक्षम ना हो एंड अगर वो पी भी लेता है तो कोई भी गारंटी नहीं कि वो ठीक हो जाएगी। ओवरऑल संग जिनवू बहुत ही कंफ्यूज था कि हॉली वाटर से उसकी मॉम ठीक होगा या नहीं। जो भी हो उस बोतल को खोल के झिझकते हुए अपने मॉम को पिला देता है। तभी उसे नजर आता है कि उसके मॉम के गले पर एक जलने की निशान एंड ये निशान उसी के वजह से हुआ था क्योंकि जब वो छोटा था वो अपने मॉम की बालों को वॉश करना चाहता था, जिस चक्कर में गलती से ये हुआ था। जिनवू देखता है उसके मॉम की चेहरे की रंग फिर से लौट आया है, बट अभी तक उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। संग जिनवू मन में कहता है मैं सिर्फ एक ही कारण के वजह से स्ट्रांग बनना चाहता था, तो प्लीज अपनी आंखें खोलिए मॉम। सीन थोड़ा चेंज होता है। जिन्हा अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी वो बाहर निकल के आती है। बाहर के हवा गर्म था क्योंकि जल्द ही गर्मी आने वाला है। सीन फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। संग जिनवू निराश होकर अपने मॉम के पास बैठा था। तभी हम देखते उसकी मॉम कहती है जिनवू क्या ये तुम हो। जिनवू तो बहुत ज्यादा शॉक होता है। उसकी मॉम पूछती है मैं कितने टाइम से सो रही थी। संग जिनवू कहता है 4 साल हो गया। इसे सुनकर उसकी मॉम थोड़ा शॉक होता है। वो पूछती है जिन्हा कैसी है, क्या वो ठीक है। जिनवू कहता है हाँ वो ठीक है। उसके मॉम थोड़ा मुस्कुरा के कहती है थैंक यू बेटा, तुमने अपना वादा निभाया एंड जिनवू के हाथ पकड़ के वो कहती है मैं बीमार हो गया था इसलिए तुम्हें बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी होगी। इस पर तो अब संग जिनवू के आंखों से आंसू टपकने लगता है एंड वो आखिरकार रो देता है। सीन चेंज होता है। एक डॉक्टर आके इस हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर को ये बात बताता है। ये सुनकर तो वो डॉक्टर बहुत ज्यादा शॉक होता है। दूसरा डॉक्टर कहता है पेशेंट के गार्डियन ने इमीडिएटली डिस्चार्ज के लिए हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट किया है। चीफ डॉक्टर कहता है पेशेंट 4 साल बाद नींद से जगा है तो अभी ठीक से चल भी नहीं पाएगी। दूसरा डॉक्टर कहता है बट पेशेंट एकदम परफेक्टली नॉर्मल है, जैसे कि मानो वो 4 साल से सोया ही नहीं। इस पर तो चीफ डॉक्टर और भी ज्यादा शॉक्ड होता है। वो कहता है हमें इस मामले के बारे में पूरी दुनिया को बताना चाहिए क्योंकि ये पहली पेशेंट है जो इटर्नल स्लीप से जगा है। दूसरा डॉक्टर कहता है पेशेंट के गार्डियन से मैंने भी यही कहा था, लेकिन वो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। आपने हंटर संग जिनवू के बारे में तो सुना ही होगा जो साउथ कोरिया का 10th एस रैंक हंटर है। चीफ डॉक्टर कहते हैं हाँ मैंने सुना है। तो वो डॉक्टर डरे हुए कहते हैं हमें पेशेंट को छुट्टी दे देनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। संग जिनवू अपने बहन जिन्हा को लेके आई थी अपने माँ से मिलवाने के लिए। उसकी मॉम कहती है मेरी बेटी तो बड़ी हो गई है। वही जिन्हा तो फूट फूट के रो रही थी। अपने मॉम को वो गले लगा लेती है। संग जिनवू ये देखकर मन में कहता है तो चलो मेरी कोशिश नाकाम नहीं हुई और ऐसा महसूस हो रहा है कि अब तक मेरी सारी परेशानियां मुझे इस पल की इनाम देने के लिए आई है। जिनवू को थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी तो बाहर आके एक बेंच पर बैठ जाता है। फोन को देखकर वो अपने मन कहता है जब मैं डेमन कैसल में था तो मैंने अपना फोन बहुत देर तक बिना देखे ही छोड़ दिया था। उसके फोन पर बहुत सारे मिस कॉल भी आया था। वो न्यूज में देखता है तो ये सभी काइजेल के बारे में है कि एक उड़ता हुआ मॉन्स्टर आसमान में देखा गया है। तभी उसके फोन पर कॉल आता है और रिसीव करके हेलो बोलते ही फोन के दूसरी तरफ से आवाज आता है हंटर संग जिनवू, मैं हंटर एसोसिएशन से गोगुन ही बोल रहा हूँ। जिनवू तो शॉक होता है कि चेयरमैन उसे क्यों कॉल कर
रहा है। वो पूछता है कोई प्रॉब्लम है क्या। जिनवू सोच रहा था कि ये शायद काइजल के बारे में पूछेगा, बट वो काइजल के बारे में बात नहीं कर रहा था। जिनवू कहता है मैटर क्या है। गोगुन ही कहता है क्या मैं तुमसे मिलकर सब कुछ एक्सप्लेन करूँ। जिनवू कहता है नहीं नहीं, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। सीन हंटर एसोसिएशन में शिफ्ट होता है। जिनवू यहाँ आया है। गोगुन ही कहता है 4 दिन बाद एक रेड शुरू होने वाला है। हम जेजू आइसलैंड में जाएंगे और उन एंट्स मॉन्स्टर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, और ऐसा करने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है हंटर संग जिनवू। तो क्या तुम इस ऑपरेशन में हमारे साथ दे सकते हो। जिनवू मन में कहता है मैं ऑब्वियसली हाँ कर देता, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हाई रैंक मॉन्स्टर होगा। बट वो अपने मॉम के बारे में सोच रहा था जो अभी अभी इटर्नल स्लीप से जाग उठा है। जो भी हो, जिनवू को यहाँ पर एक जबरदस्त मैजिकल एनर्जी महसूस होता है। गोगुन ही पूछता है क्या कुछ गड़बड़ है। जिनवू कहता है ऐसा लगता है कि आसपास कोई हंटर्स फाइट कर रहा है। गोगुन ही थोड़ा मुस्कुरा के कहता है जैसे कि उम्मीद थी, तुम्हारे पास अच्छी सेंस है, इतने दूर से भी तुमने उसे डिटेक्ट कर लिया। मिस्टर गुन ही कहता है करेंटली कुछ एस रैंक हंटर्स जिम के अंदर वार्म अप कर रहा है। जिनवू कहता है एस रैंक हंटर्स। गोगुन ही कहता है हाँ, क्योंकि जेजू आइसलैंड पर रेड में सिर्फ 4 ही दिन बचा है। रियूजी गोटो और उनके जापानी एस रैंक हंटर्स भी यहाँ पर मौजूद है। संग जिनवू कहता है रियूजी गोटो से आपका क्या मतलब है। इस पर गोगुन ही कहता है मुझे यकीन है कि एक नॉर्मल सिटीजन ने भी जापान के सबसे पावरफुल इंसान के नाम कम से कम एक बार तो सुना ही होगा। हाँ, ये वही है रियूजी गोटो। मिस्टर गुन ही जिनवू से पूछता है तो क्या तुम एक बार देखना चाहोगे। उसके बाद सीन जिम में शिफ्ट होता है। पे कि उन्होंने अपने बीस्ट फॉर्म में एक बंदे के साथ फाइट कर रहा था एंड ये दोनों एक दूसरे को अच्छा खासा टक्कर दे रहा था, और ये लोग इतने स्पीड से फाइट कर रहा था कि कुछ दिखा ही नहीं दे रहा था। गोगुन ही एंड जिनवू यहाँ पर आया था। गुन ही कहता है सभी एस रैंक हंटर्स को एक साथ देखना बहुत ही रेयर होता है, तो तुम्हें जो मैजिकल एनर्जी पहले महसूस हुआ था वो यहाँ से आ रहा था। जिनवू फाइट को देखकर कहता है बे कि उन्होंने थोड़ा हारते हुए नजर आ रहा है। तभी पास से मिस्टर चोई कहता है अगर हंटर बे कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा तो मा डोंग ओक नहीं टिक पाएगा। तभी हमें पता चलता है इस आदमी का नाम है मा डोंग ओक, जो कि फेम गिल्ड का एक एस रैंक हंटर है। जो भी हो, जिनवू मिस्टर चोई से पूछता है आपने कहा बे कि उन्होंने पूरा जोर नहीं लगा रहा है, पर ऐसा क्यों। मिस्टर चोई कहता है यह बहुत सारे लोग देख रहा है तो डिफिकल्ट है, क्योंकि वो जब फुल पावर से फाइट करता है तो वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। जिनवू को समझ आता है कि इसके पास ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। जो भी हो, यह सारे जापान के एस रैंक हंटर्स गैदर हो जाता है एंड इन सबका नाम इतना भी जरूरी नहीं है आगे स्टोरी के लिए, बस इस आदमी का नाम याद रखना जिसका नाम है गोटो रियोजी। जिनवू ऊपर से इसे देखकर कहता है तो ये आदमी गोटो रियोजी जापान का एस रैंक हंटर है। तभी एक एस रैंक हिलल लड़की हानिकावा से पूछता है ये लड़का कौन है। हानिकावा कहती है इसका नाम हंटर संग जिनवू है, जो रिसेंटली एस रैंक हंटर बना है। गोटो रियोजी जिनवू को देखकर कहता है ये एक टैलेंटेड एसोसिएशन हंटर है, बट हानिकावा कहती है लेकिन वो तो एक मैजिक टाइप हंटर है। इस पर गोटो रियोजी कहता है मैजिक टाइप हो ही नहीं सकता। हानिकावा कहती है ये ऑफिशियली कॉन्फर्म इंफॉर्मेशन है। दूसरी तरफ और एक एस रैंक हंटर चाहाइन से पूछता है कौन है ये लड़का, क्या ये हंटर संग जिनवू है। वही मास्टर माडोंग एंड बे क्यूनो के फाइट को देखकर गोटो रियोजी कहता है ये सभी आखिरकार कोरिया के टॉप हंटर है, तो मुझे और नहीं देखना। एंड वो चाहाइन को देखकर अपने मन कहता है गोगुन ही और चाहाइन हमारे मेंबर्स के लिए सबसे अच्छा राइवल है। इसे सुनकर पास से एक आदमी कहता है ट्रांसलेटर इन्होंने अभी क्या कहा, क्या इनका मतलब हमारे कोरियन हंटर उतना भी अच्छा नहीं है। मुझे भी जैपनीज समझ आता है। हानिकावा कहती है तुम कौन हो। पास में से एक हंटर कहता है ये आदमी गिसाडॉन गिल की गिल मास्टर है, बॉस पार्क जोंगसू, एक एस रैंक हंटर। हानिकावा कहती है ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। इस पर वो बंदा गुस्से में कहता है मेरा बिग ब्रो कोई एस रैंक हंटर नहीं है, इसलिए नहीं सुना होगा, लेकिन जो भी हो हमारा गिसाडॉन गिल कोरिया के टॉप 5 गिल में से एक है, क्योंकि दूसरे गिल के तुलना में हमारे गिल में ज्यादा ए रैंक हंटर मौजूद है। मिस्टर पार्क कहता है योनताई रुक जाओ, बहस मत करो। हानिकावा कहती है मैंने सुना है सिर्फ एस रैंक हंटर ही जेजू आइसलैंड रेड में पार्टिसिपेट किया है। तभी गोटो रियोजी कहता है हानिकावा तुम क्या बातचीत कर रहे हो। हानिकावा इन दोनों को बहुत ही बेइज्जती कर रहा था, तो गोटो रियोजी कहता है हानिकावा तुम ज्यादा ही रूड हो रहे हो। वही मिस्टर पार्क जाते हुए कहता है एक ट्रांसलेटर जो हर टाइम किसी और को फॉलो करता हो उसे क्या पता होगा। हानिकावा कहती है क्या तुम कंफर्म करना चाहते हो मैं जापान का एक ए रैंक हंटर हूँ। हानिकावा अपना कोट उतर के कहती है मैं एक ट्रांसलेटर हूँ, अगर तुम मुझसे हारोगे तो तुम्हारे लिए शर्म की बात होगा। मिस्टर पार्क कहता है हे ट्रांसलेटर अंडर एस्टिमेट करने की एक लिमिट होता है। हानिकावा कहती है तो क्या तुम एक नॉन कॉम्बैट हंटर हो। वही ऊपर से इसे देखकर जिनवू अपने मन में कहता है जापान और कोरिया के 2 ए रैंक हंटर के बीच फाइट देखने में मजा आएगा। मिस्टर पार्क कहता है एक रूल बना लेते हैं, जो भी पहले दूसरे बंदे का हाथ की कलाई पकड़ लेगा वो मैच जीत जाएगा। इसे सुनकर हानिकावा अपने मन में कहती है इसका मतलब मैं कोई केयरलेसली अटैक नहीं कर सकती, और इस बंदे के पोजीशन को देखकर लगता है कि ये बहुत कॉन्फिडेंट है। जो भी हो मैच स्टार्ट होते ही हानिकावा फुल स्पीड में जाके अटैक करती है, बट मिस्टर पार्क उसे आराम
उसे डॉज कर रहा था। मिस्टर पार्क उसे पैर से लात मार के पीछे धकेल देता है एंड इसी चक्कर में इस बंदे का पैंट फट जाता है। हनिकावा कहती है ज्यादा कूल देखने की कोशिश करोगे तो ऐसा ही होगा एंड वो हमला कर देता है, बट मिस्टर पार्क उसके हाथ के कलाई को पकड़ लेता है और कहता है ट्रांसलेटर तुम तो बहुत ही स्लो हो। पार्क कहता है कोई बीस्ट के साथ लड़ाई करना अलग बात है बट इंसानों के साथ फाइट करना एक अलग चीज है। अगर मेरे हाथ में चाकू होता तो तुम्हारे हाथ के बजाय गर्दन पर होता वो। तभी गोटो रियोजी आके कहता है थैंक्स फॉर द शो, ये बहुत ही अमेजिंग मैच था। गोटो रियोजी हनिकावा से कहता है क्या तुम मेरी बात को सभी तक पहुंचा सकते हो। हनिकावा कहती है ठीक है। गोटो रियोजी कहता है कोरियन टीम से कि एक दूसरे के साथ भरोसा बनाने के लिए मेरे पास कुछ ऑफर है। गोटो रियोजी कहता है अभी जो फाइट हुआ उसके रूल के हिसाब से हम जापान और कोरियन एस रैंक हंटर के बीच एक बैटल फाइट करे तो कैसा रहेगा। गोगुनी एंड जिनवू यहाँ पर नीचे आ जाता है। गोगुनी अपने मन में कहता है तो ये बंदा हमारे स्किल को परखना चाहता है। गुनही कहता है ठीक है फिर मैजिक टाइप हंटर को इस फाइट से दूर रखते हैं क्योंकि नहीं तो टीम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। बेक्यूनो कहता है फिर कुछ रूल्स को ऐड किया जाए, अगर कोई कलाई के अलावा ओपोनेंट के पीठ पर छू देता है या उसे पटक देता है तो वो मैच जीत जाएगा। हनिकावा गोटो रियोजी को ये बात ट्रांसलेट करके कहता है। गोटो रियोजी कहता है सुनने में तो अच्छा लग रहा है तो चलो ऐसा ही करते हैं। तो कोरियन टीम के साइड से लड़ने वाला है बेक्यूनो, मास्टर माडोंग ओक, चाहाइन एंड ताइक्यू। वही जापान के ओर से लड़ने वाला है तानाका केंजो, होशिनो मिनोरू, कुमामोतो आतुशी एंड ताबाता काने। तो गाइस कमेंट में बताना कि कौन सी टीम जीतने वाला है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म करते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक पहुंच चुके हो तो लाइक कर दो और चैनल पर अगर न्यू आए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दिस चैनल।